जी हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार पटना की इस धरती से आपका स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को मुगल वंश बताएंगे। मुगल वंश में बाबर के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी। बाबर क्या था, बाबर कैसे भारत में आक्रमण किया, बाबर ने कितना बार भारत में अटैक किया। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाबर की संपूर्ण जानकारी के बारे में। चलिए, मुगल वंश। चलिए ध्यान दीजिएगा कि मुगल वंश, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुगल वंश का नाम मुगल वंश क्यों पड़ा। तो आप जानते हैं कि मुगल वंश का नाम मुगल इसलिए पड़ा क्योंकि ये मुगल वंश जो थे ये आए थे मंगोलिया से। कहां से आए थे? मंगोलिया। मंगोलिया एक देश है जहां गोबी रेगिस्तान है, और मंगोलिया के देश से आने वाला जो आक्रमणकारी था वो था मुगल, और मंगोलिया से आया था मुगल। और मुगल को पहले हम लोग बोलते थे मंगोल। मुगल को पहले हम लोग क्या बोलते थे? मंगोल। मंगोल का आक्रमण आप लोग देखे होंगे, दिल्ली सल्तनत में मंगोलों ने बार बार अटैक करता था। मंगोलों ने दिल्ली में बार बार अटैक कर देता था मंगोल। तो मंगोल लोग बार बार अटैक करता था लेकिन यह सफल हो जाता था। सफल शासक ये मंगोल से ही मुगल बना। तो मुगल का जो नाम है वो मंगोल जनजाति जो थे मंगोलिया में रहते थे, इसी से नाम पड़ा है मुगल। अब आगे हम लोग चलते हैं और ध्यान देखते हैं कि मंगोल और मुगल वंश का जो कार्यकाल था कब से कब तक चला। मुगल वंश का अगर कार्यकाल देखा जाए तो 1526 से लेकर 1857 तक कौन वंश चला? मुगल वंश। 1526 से लेकर 1857 तक जो वंश चला उस वंश का नाम है मुगल वंश। अब ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का संस्थापक का नाम है बाबर। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का अर्थ होता है शेर। बाबर का क्या अर्थ होता है? शेर होता है। और मुगल वंश की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है, मुगलों की राजधानी आगरा। मुगल वंश की राजधानी आगरा। आगरा राजधानी बनाने वाला जो राजा था उसका नाम था सिकंदर लोदी। आगरा को जिसने राजधानी बनाया था उसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को 1506 में राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी कब बनाया? 1506 में। तो राजधानी आगरा है, मुगल वंश की राजधानी आगरा। अब ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। अब बाबर का जीवनी थोड़ा सा अगर जानेंगे तो बाबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिएगा। बाबर का जीवनी, बाबर से जुड़ा हुआ हर बात। तो बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना के घाटी में हुआ था। फरगना के घाटी में हुआ। आपसे पूछेगा कि बताइए बाबर का जन्म कब हुआ, तो बोलिएगा 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी इसी वैलेंटाइन डेज, 14 फरवरी के दिन, वैलेंटाइन डेज के दिन बाबर का जन्म 1483 को, डेट याद रखिएगा, 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। कहां हुआ? तो फरगना के घाटी में हुआ। फरगना का घाटी कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। फरगना का घाटी कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में फरगना का घाटी पड़ता है, जहां बाबर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब समझिएगा कि आपसे पूछेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ, तो बाबर का जन्म आप बोलिएगा 14 फरवरी को हुआ, 1483 ईस्वी को। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म हुआ। फरगना के घाटी में जन्म हुआ। यह घाटी कहां पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है। तो फरगना के घाटी में जन्म, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर के जो माता थे जिसने जन्म दी, तो बाबर के जो माता है, बाबर के माता का नाम है कुतलुब निगार। कुतलुब निगार नाम है। आपसे पूछेगा बताइए बाबर के माता का नाम, तो कुतलुब, लुब मतलब कुतलुब, कुतलुब निगार। बाबर की मां का नाम भूल जाइएगा आप लोग, इसलिए बार बार बोले कुतलुब, कुतलुब। कुतुलुब निगार बाबर की माता का नाम है ना। और बाबर के जो पिता थे
पिता का नाम है उमर। उमर उमर इसका ज्यादा था, इसके बाप का उमर ज्यादा था ना, समझा। इसकी मां से इसका बाप का उमर ज्यादा था, इसीलिए उमर शेख मिर्जा नाम था। मिर्जा, बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो बाबर के पिताजी का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। और बाबर की माता का नाम कुतुब निगार। कुतुब निगार। ध्यान दीजिएगा, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। और बाबर की जो पत्नी थी, बाबर की पत्नी नाम पूछेगा तो बोलिएगा महम बेगम। महम बेगम। महम बेगम कौन थी? बाबर की पत्नी थी। तो बाबर की पत्नी का नाम महम बेगम। महम बेगम। महम बेगम कौन थी? बाबर की पत्नी। मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से लेकर 1857 तक चला था और मुगल वंश का पहला राजा का नाम था बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के छोटे से घाटी में हुआ था। बाबर के माता का नाम कुतुब निगार, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, बाबर की पत्नी का नाम महम बेगम। बाबर कौन थे? तो बाबर मंगोलिया राजा चंगेज खान का वंशज यानी तैमूरलंग का वंशज बताते हैं बाबर। आप जानते हैं कि मंगोल लोग गोबी रेगिस्तान में नहाता धोता नहीं था, आंख छोटा छोटा था, घुड़सवारी करने का अंदाज आता था, उसका लुटेरा था, चोर डकैत लुटेरा था चंगेज खान सब, उसका पूरा खानदान लुटेरा था। इसीलिए बाबर कभी कभी चंगेज वंशज अपना नहीं बताता है, वो तैमूर का वंशज बताता है। चोर लुटेरा का खानदान अपने नाम से जोड़ना नहीं चाहता था बाबर। बोले समझ आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बाबर का जो है, बाबर का अर्थ होता है शेर। बाबर की राजधानी जो बनाया वो आगरा बनाया था। हम आपको बोले थे आगरा यमुना नदी के किनारे पड़ता। 1506 में सिकंदर लोदी ने इस शहर की स्थापना किया था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के घाटी उज्बेकिस्तान में हुआ। माता का नाम कुतुब निगार है। कुतुब निगार है माँ का नाम। बाप का नाम उमर ज्यादा है, उमर शेख मिर्जा। और पत्नी का नाम महम बेगम। इतना होने के बाद हम बोलेंगे आपसे कि बाबर जो थे, अब ध्यान दीजिएगा, बाबर बाबर के 4 पुत्र थे। 1 2 3 और 1 4। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। 4 पुत्र का नाम आप ध्यान से सुनिएगा। बाबर का दिमाग में, बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं। मायू नाम था, मायू। मायू बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं। सेकंड बेटा का नाम था कामरान। कमरान, काम करता था ज्यादा, अधिक, सबसे ज्यादा काम करता था, नाम पड़ गया कमरान। बड़ा बेटा का नाम क्या है? हुमायूं। छोटा बेटा का नाम क्या है? छोटा बेटा नहीं, उसके बाद क्या? कमरान। और तीसरा बेटा अस्करी रहता था। अस्करे सोता था, अस्करी। अस्करी मतलब अस्करे रहता था, इसीलिए नाम है अस्करी। और हिंदाल। हिंदाल। तो समझिएगा बाबर के 4 पुत्र थे। बड़ा बेटा का नाम क्या बोले हैं? तो बड़ा बेटा का नाम था हुमायूं। हुमायूं, कामरान, कामरान, अस्करे सोता था, अस्करी, और हिंदाल। ये दिल का थोड़ा सा साफ आदमी था, हिंदाल। तो बाबर के 4 पुत्र का आपको दिमाग में बैठाना कि बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। फिर बोलिए एक बार, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। फिर बोलिए एक बार, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इतना बार बोलिए कि आपका दिमाग में बैठ जाए ये नाम, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तो देखिए, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल इनके पुत्र थे। और बाबर की जो पुत्री थी, तो बाबर की एक बेटी भी थी और उस बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम नाम है। बाबर की बेटी का क्या नाम है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। पूछेगा बाबर की बेटी का नाम, बोला गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। बाबर की पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम। तो बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन बोलिए एक बार? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। और बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बाबर जो थे, बाबर ने कुछ उपाधि धारण किया था।
बाबर का जो उपाधि कुछ था, ध्यान दीजिएगा आप, बाबर का जो उपाधि है, उपाधि, बाबर का उपाधि का नाम बोले बादशाह की उपाधि। पूछेगा बादशाह की उपाधि कौन धारण किया? बाबर। दूसरा बोलेंगे तो गाजी की उपाधि, इस्लाम जो स्वीकार नहीं करेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी, इस्लाम कबूल नहीं करने वालों की हत्या। गाजी, गाजी का मतलब होता है लोह, मतलब खून से लहा जाएंगे, तो गाजी की उपाधि बाबर ने धारण किया। तीसरा नाम है कलंदर। कलंदर का मतलब होता है गरीबों को बहुत सारा पैसा कौड़ी, अफगानिस्तान में बहुत सारा गरीबों में सिक्का बंटवा दिया था बाबर। अफगानिस्तान में गरीबों में, विधवा मुस्लिम में, विधवा स्त्रियों को, ये पूरा अफगानिस्तान को ये क्या किया, गरीबों में चांदी का सिक्का बंटवा दिया। इसी कारण अफगानिस्तान के लोगों ने इनको बोला कलंदर, कि एक नंबर आदमी है बाबर। उदारता का नीति अपनाता था बाबर, उदारता, उदारता, उदारवादी था, गांधी जी था बाबर। तो बादशाह, गाजी, कलंदर की उपाधि कौन धारण किया था? तो ये सब धारण किया था बाबर। अब चलिए हम लोग बाबर के बारे में यहां तक हम लोग समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं मानचित्र में कि बाबर का साम्राज्य कहां से कहां तक था। मानचित्र से समझते हैं बाबर का साम्राज्य। चलिए, तो बाबर का जो साम्राज्य था वो सबसे पहले देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये था पाकिस्तान का इलाका, इधर अफगानिस्तान, और इधर था उज्बेकिस्तान। इधर क्या था बोलिए? उज्बेकिस्तान था। ठीक है, तो बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। इस क्षेत्र में बाबर का जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में। लेकिन उज्बेकिस्तान में इनके चाचा जो थे, तो बाबर के जो चाचा थे, इसका पूरा जमीन उमीन सब छीन छान लिया था। गोतिया समझते हैं ना, तो गोतिया की जैसा ही सब क्या किया, जमीन उमीन इनका जो भी था सब छीन लिया था। कौन? इनके चाचा लोग। तब बाबर वहां से बेचारा जान बचा के भागा, और वहां से भागा ये अफगानिस्तान। अब आ गया अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान से। अफगानिस्तान जब आया तो अफगानिस्तान में 1504 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा, 1504 ईस्वी में उसने काबुल को जीता। काबुल को बाबर कब जीता? 1504 में बाबर ने काबुल को जीता। 1504 में, 1504 में जब काबुल को जीता तो उसने कंधार को भी जीता। कंधार को जीता 1507 में। काबुल को 1504 में, कंधार को 1507 में जीता। ये पूरा क्षेत्र जीता उसने। लेकिन अफगानिस्तान का क्षेत्र जीतने के बाद भी बाबर आगे बढ़ा, क्योंकि अफगानिस्तान एक रेगिस्तानी क्षेत्र है, और उस रेगिस्तान में फसल उसल नहीं होता है, एग्रीकल्चर, कृषि वगैरह नहीं होता है। जब कृषि नहीं होता है तभी क्या करेगा? इसीलिए उस समय अफगानिस्तान इतना गरीब था कि वो चाहता था कि भारत किसी प्रकार से जाए और वहां का साम्राज्य को लूट के अफगानिस्तान को अमीर करे। इतना स्थिति खराब हो गया, बाबर का जिंदगी हमेशा दौड़ते दौड़ते खत्म हो गया। कहा जाता कि बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में, वहां से उनके चाचा लोग दौड़ा दिया। चाचा दौड़ाया, उसकी दादी जो थी दौलत बेगम, दादी उनको अब बहुत सपोर्ट किया बाबर को। तो उनकी दादी जो सपोर्ट किया बाबर को, तब बाबर को गद्दी मिला यहां अफगानिस्तान में। 1504 में बाबर, 11 साल की उम्र में बाबर का परेशानी बढ़ रहा है। 1504 में बाबर काबुल जीता। काबुल जीतने के बाद 1507 में आ गया वो कंधार। काबुल कंधार जीत लिया अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान उस समय उतना विकास होने वाला क्षेत्र नहीं था, बहुत स्थिति भूखमरी था। अफगानिस्तान के लोग भूखमरी की स्थिति था। 1504-7 के बाद बाबर को लगने लगा कि काम करो, भारत में ऐसा मतलब धन दौलत है कि एक बार हम भारत की ओर बढ़ें। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि भारत की ओर जब बढ़ा, तो जब वो आगे बढ़ा तो भारत में देखो ये घुस गया यहां। जब ये तहसीला पर कब्जा कर लिया बाबर, तो बाबर तहसीला जो आप देख रहे हैं, तहसीला और इधर देखिए मुल्तान, तहसीला मुल्तान
लाहौर, ये जो इलाका आप देख रहे हैं बाबर, तहसीला मुल्तान लाहौर का इलाका, इस इलाका और इसके बाद आइएगा पंजाब, ये वाला क्षेत्र। तो इधर वाला जितना भी आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये बाबर इस एरिया को जीता। और यहां इस एरिया को जब उसने जीता तो यहाँ के कुछ लोग जो आदिवासी लोग थे, कुछ जनजाति लोग यहाँ निवास करते थे, और इसी जगह पे जो जनजाति निवास करते थे उसका नाम था यूसुफ जाई जनजाति। यूसुफ जनजाति नाम था। ये जनजाति के लोगों को बाबर ने बड़ी मार मारा और बाबर ने जनजातियों को मार के पराजित कर दिया, यूसुफ जनजातियों को। और इसी कारण कहा जाता है कि 1519 में उसने 2 किला जीत लिया। यूसुफ जनजातियों का जो किला था इसका, वो 1519 में जीता, और 1519 में जो किला जीता उस किला का नाम था बाजोर का किला और भेरा का किला। तो पूछेगा बाजोर और भेरा का युद्ध कब हुआ, तो बोलिएगा 1519 में। बाजोर और भेरा का किला कौन जीत लिया, तो बाबर जीता 1519 में यूसुफ जनजातियों को पराजित करके। कौन सा किला, बाजोर और भेरा का किला। उसके बाद बाबर जो है 19 के बाद बाबर 20 में इधर आप जीत गए, 20 के बाद इधर देखिए 20 में इधर आ गया मुल्तान वगैरह 20 में, यानी 1520 में मुल्तान को जीता। फिर 1500 यहां देखिएगा 1524 में सियालकोट को जीता, 1524 में उसने सियालकोट को जीत लिया। तो इस तरह से डेट बाय डेट 20, 19, 20, 24 इस तरह से ये पूरा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब तक कहा जाता है कि यहाँ का 2 शासक था, और यहाँ का 2 शासक का नाम था, एक इधर वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये जो इलाका आप देख रहे हैं इधर पड़ता है सिंध, और सिंध का राजा का नाम था आलम खान। बोलो, सिंध का शासक कौन था, आलम खान सिंध का शासक था। और पंजाब वाला क्षेत्र का जो साम्राज्य था, पंजाब वाला में जो था उसका नाम था दौलत खान। दौलत खान, आलम खान, ये भारत के व्यक्ति थे जिसने 2 जगह अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुका था। दौलत खान पंजाब में कब्जा किया था, ये दौलत खान पंजाब में कब्जा किया था, और आलम खान सिंध में बैठा हुआ था। आलम खान सिंध में और दौलत खान पंजाब में, दोनों कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। तो आप जानते हैं कि ये दोनों जो थे इब्राहिम लोदी का रिलेशन लगता था। दिल्ली सल्तनत का एक राजा था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी का 2 शासक, एक इसका चाचा था आलम खान, आलम खान इनका चाचा का नाम था, अपना चाचा था, और दौलत खान इनका दरबारी शासक था। इसके दरबार में दौलत खान रहता था। तो इब्राहिम लोदी जो थे, इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खान, और दौलत खान कौन थे, तो इस चेहरे को ध्यान से पहचानिए। इस सरदारी मतलब ये सब सरदार लोग रहता था, इनका बात कभी कभी दौलत खान नहीं मानता था, इसीलिए दौलत खान इब्राहिम लोदी में मतभेद बार बार होते रहता था। तब आलम खान और दौलत खान दोनों ने मिलकर इस विचार बनाया कि बाबर को भारत बुलाया जाए और इसको ठीक से सरियाया जाए। तो बाबर को बुलाने का मेन कारण था आलम खान और दौलत खान, दोनों मिलकर ने बाबर को बुलाया। अगर नहीं भी बाबर को बुलाता तभी बाबर भारत आता, क्योंकि अफगानिस्तान से वो चल दिया था, और 1519, 20, 24 में ये पूरा इलाका उसने जीत लिया था। अगर ये बाबर को नहीं बुलाता फिर भी बाबर भारत आता, एकदम क्लियर है। लेकिन इनको समस्या होने लगा इब्राहिम लोदी से, जब इनको दिक्कत होने लगा इब्राहिम लोदी से तब इनको ज्यादा टेंशन हुआ, और इनको जब टेंशन हुआ तो ये बोला कि एक काम करो, बाबर को चिट्ठी भेजो, बाबर से मदद लेते बेटा, अगर उड़ाते हैं इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी को उड़ाने के लिए दोनों ने मिलकर एक चिट्ठी भेजा, लेकिन इसका बीच में सपोर्ट कर दिया राणा सांगा, भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया था। तो एग्जाम में जब पूछेगा बाबर को कौन बुलाया, तो आलम खान, दौलत खान, लेकिन राणा सांगा ने भी सपोर्ट किया था। आपको पता चल गया सब कौन था, इब्राहिम लोदी का चाचा भतीजा ये सब था। अब सबसे बड़ी बात, अगर इलाका देखिएगा तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ये जो देख रहे हैं बाबू, यहां से एक आरावली पर्वत पड़ता है, ठीक है। ये आरावली के बाद में यहां पड़ता है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल के बाद पड़ता है सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पर्वत इधर है। यहां अगर देखिएगा तो ये जो इलाका अगर इधर देखिएगा, इसके नीचे ये वाला, ये जो नीचे देख रहे हैं
तो यहाँ एक पठारी भाग है, और ये जो पठार है इसका नाम है चित्तौड़गढ़ का पठार। ये चित्तौड़गढ़ का पठार है। ये चित्तौड़गढ़ का पठार है, और इसी के बगल में एक और पठार यहां से जुड़ा है, और इसका नाम है मालवा का पठार। ये कौन पठार है? मालवा का पठार। तो चित्तौड़गढ़ और मालवा का जो पठार आप देख रहे हैं, यहां क्या था, अलग अलग राजाओं का शासन था। चित्तौड़गढ़ में राजपूत लोगों का शासन था, और चित्तौड़गढ़ में जो राजपूत था, यहां का राजपूत का नाम था राणा सांघा। तो ध्यान दीजिएगा, चित्तौड़गढ़ के राजपूत जो थे उसका नाम था राणा सांघा नाम था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जो था यहां का राजपूत का नाम था राणा सांघा, राणा सांघा नाम था। और नीचे देखिएगा मालवा, मालवा मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, और मालवा के पठार में भी इसी का शासन था, ग्वालियर में भी इसी का शासन था। तो देखिए मालवा, ग्वालियर, चित्तौड़गढ़, ये तीनों में राजपूतों का शासन था। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में, तीनों का शासक था राणा सांघा। अब क्या हुआ, लड़ाई का मैटर ये हो गया कि दिल्ली पड़ता कहाँ है, समझ लीजिए। अगर देखा जाए तो दिल्ली ये इलाका में पड़ता है, यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली से राजस्थान की दूरी बहुत कम है। और दिल्ली का शासक यानी जो दिल्ली का राजा था उसका नाम था इब्राहिम लोदी, इसीलिए दिल्ली का राजा का नाम है इब्राहिम लोदी। क्या नाम बोले हैं? इब्राहिम लोदी नाम है दिल्ली का। इब्राहिम लोदी चाहता है कि राजस्थान को भी जीत लें, मध्य प्रदेश को भी जीत लें, इसीलिए इब्राहिम लोदी का टक्कर किससे हुआ? राणा सांघा से हुआ। तो राणा सांघा और इब्राहिम लोदी टक्कर हुआ मालवा को लेकर कि मालवा मेरा है। मालवा को जीतने के लिए दोनों लड़ गया। इब्राहिम लोदी और राणा सांघा जब भिड़ा दोनों, तो इसी युद्ध का नाम रखा खतौली का युद्ध। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए इब्राहिम लोदी और राणा सांघा ये दोनों का युद्ध जब हुआ तो कब हुआ खतौली का युद्ध? 1518 में। खतौली के युद्ध में राणा सांघा तो जीत गया, लेकिन बेचारा का एक हाथ उड़ गया, आंख खत्म हो गया, इसके शरीर में 80 भाला मारा था इब्राहिम लोदी, इतना घायल हो गया राणा सांघा। खतौली का युद्ध एक खतरनाक युद्ध था, खतौली नामक जगह में लड़ा गया था। 1518, डेट याद रखिएगा, 1518 में खतौली का युद्ध राणा सांघा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, लेकिन राणा सांघा जीत गया, और राणा सांघा के शरीर में 80 भाला मारा था इब्राहिम लोदी। और इसी मैटर को लेकर खतौली का युद्ध में राणा सांघा विजय हो गया। तब 1518 में इधर खतौली का युद्ध हो गया। इधर बाबर देखो, इधर पूरा बाबर अपना जीत रहा है, अपने साम्राज्य को बाबर बढ़ा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हुआ कि खतौली का युद्ध हुआ कब? 1518 में। उसके बाद बाबर आया भारत, और बाबर को बुलाया आलम खान, दौलत खान और राणा सांघा, और ये तीनों का मकसद था कि इसको पहले मारिए, इब्राहिम लोदी को। तो इब्राहिम लोदी को मारने के लिए जब बुलाया, इब्राहिम लोदी को मारने के लिए बुलाया, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जगह देख रहे हैं तो इधर पड़ता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के ऊपर है सोनीपत, और सोनीपत के ऊपर जाइएगा तो मिलेगा पानीपत। ये पानीपत है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास का अधिकतर युद्ध कहां हुआ है? पानीपत में। इतिहास का अधिकतर युद्ध पानीपत में क्यों हुआ? क्या रीजन था? इतिहास का अधिकतर युद्ध पानीपत में इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली, पानीपत और दिल्ली एकदम नजदीक था, और अधिकतर सेंटर जो होता था उसमें राजा महाराजाओं का वो दिल्ली था, और दिल्ली पर आने के लिए युद्ध हो जाता था पानीपत मैदान में और तराइन के मैदान में। तो दिल्ली राजधानी निकट था, इसलिए लड़ाई बार बार पानीपत में होता था। पानीपत का मैदान समतल भूमि था, पानीपत का मैदान बहुत बड़ा था, इस कारण भी पानीपत का युद्ध होता था। और पानीपत युद्ध होने के कारण था कि इधर से जो भी मुसलमान शासक आते थे इनको बहुत नजदीक, कम दूरी तय करना पड़ता था। इसीलिए इतिहास का अधिकतर युद्ध पानीपत में हुआ है। और पानीपत का जब युद्ध होगा तो ये होगा 21 अप्रैल को 1526। 21 अप्रैल 1526 में ये जब युद्ध होगा पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का युद्ध दो व्यक्ति के बीच होता है। एक का नाम रहता है इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का राजा रहता है। इसके पास भी पावर बहुत रहता है, कम पावर वाला आदमी नहीं है। लेकिन इसी इब्राहिम लोदी का एक दोस्त है जो इनको साथ देता है, उसका नाम है विक्रमजीत।
क्वेश्चन अगर पूछेगा कि बताइए इब्राहिम लोदी का साथ देने वाला राजा का क्या नाम है, तो आप बोलिएगा विक्रमजीत। विक्रमजीत एक ऐसा राजा जो ग्वालियर में शासन करता है लेकिन इब्राहिम लोदी का मदद करता है। तो याद रखिएगा विक्रमजीत जो राजा थे ये ग्वालियर का राजा, और विक्रमजीत ने मदद किसको किया, इब्राहिम लोदी को, पानीपत के युद्ध में। और पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ तो इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक, और कहीं ना कहीं बाबर के पास 12,000 सैनिक। बाबर के पास 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोदी के पास 1.5 लाख सैनिक, लेकिन फिर भी युद्ध बाबर जीता। इसका कारण है सैनिक सजाने का टेक्निक। बाबर के पास सैनिक सजाने का अंदाज अलग था, सही है कि नहीं। और ये लड़ाई में बाबर जब पानीपत का युद्ध लड़ा तो सबसे पहले तो बाबर का जो सैनिक था, सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, और सैनिक लोग जब लड़ाई कर रहा था सब शराब पी के लड़ रहा था। सबसे बड़ा कारण है कि जितना भी सैनिक था बाबर का सब दारू उरू पी के लड़ रहा था। शराब पी के जब लड़ रहा तो बाबर का सैनिक स्पीड से मरने लगा। और पानीपत का युद्ध शराब के कारण नहीं जीता गया, शराब का भट्टी उठी इसीलिए उसने तोड़वा दिया था। किसने, बाबर ने। और ये पानीपत के युद्ध में इस सैनिक जो सजाने का टेक्निक इसके पास था, उस नीति का नाम है तुगलमा की नीति। क्या थी तुगलमा की नीति, तो ध्यान दीजिएगा। सैनिक सजाने का एक नीति था, सैनिक सजाने का एक नीति था तुगलमा की नीति। मान लीजिए ये बहुत बड़ा एक मैदान है, ठीक, ये मैदान है पानीपत का मैदान। इस मैदान में एक हम लाइन खींचे हैं बीच से, ध्यान दीजिएगा। एक बॉन्ड बीच से एक लाइन हम दिए हैं जिसका नाम है बॉर्डर लाइन। ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब इस बॉर्डर लाइन में क्या किया है, बाबर के जितने भी सैनिक है उस सबको आगे खड़ा कर दिया है। सारा सैनिक बाबर का आगे है, और सैनिक के बीच में तोप लगा दिया है, तोप, और इस तोप से गोला बारूद फेंका जाएगा। तो बाबर के जो सैनिक है उस सामने से तोप लगा दिया, इस तोप से गोला बारूद फेंका जाता था। और ये तोप चलाने वाला उनके 2 निशानेबाज था। तोप चलाने वाला 2 निशानेबाज है, तोप चलाने वाला 2 निशानेबाज है। एक का नाम था उस्ताद अली, एक तोप चला रहा है, और दूसरा है मुस्तफा। ये सब तोप का गोला फेंकने वाला आदमी है। तो उस्ताद अली मुस्तफा कौन है, ये बारूद और बम उड़ाने वाला आदमी। इसीलिए पूछेगा क्वेश्चन में उस्ताद अली और मुस्तफा कौन थे, तो ये उस्ताद अली है और ये मुस्तफा है। दोनों बाबर के निशानेबाज है, बहुत तगड़ा निशानेबाज। उस्ताद अली और मुस्तफा ये सब बारूद का गोला फेंकता है। तो क्या किया, साइड साइड में ये सब, इधर देखिएगा, इधर साइड साइड में मिट्टी को खोद के रखा है। इधर मिट्टी को खोद दिया, दोनों साइड खुदाई कर दिया है। बाबर सारा सैनिक को आगे लगा दिया है। बाबर के जितने भी सैनिक है सारा सैनिक बाबर का आगे है, टोटल सैनिक बाबर का आगे है। बाबर का सारा सैनिक आगे और बाबर पीछे। बाबर देखिए पीछे है, बाबर पीछे, सैनिक आगे। बोली समझ आ रहा है। और इस तरह का वो टेक्निक फॉलो करता था बाबर सैनिक सजाने का। इसके बाद देखिएगा इधर सब सैनिक क्या रहता था, इसका सैनिक सब आगे रहता था, राजा आगे रहता था और सैनिक पीछे रहता था। आगे राजा है और सैनिक पीछे है। तो यही है तुगलमा की नीति। और इस नीति में क्या करता था, 1500 सैनिक यहां रखता था, 1500 सैनिक यहां रखता था। जब ये सब आगे बढ़ता था ये सब पीछे से मार देता था, एकदम भाला मारिएगा पीछे से, बेग से एकदम सटा के मार देता था। तो ये सब पीछे हो जाता था और ये सब आगे आ जाता था, मारता था दबा के, कहानी खत्म। यही है तुगलमा की नीति। इस नीति से बाबर बार बार युद्ध को जीत जाता था। तो कहीं ना कहीं टेक्निक, सैनिक सजाने का अंदाज भी अलग होना चाहिए ताकि युद्ध को जीत सके। और यही तुगलमा की नीति बाबर ने युद्ध में प्रयोग करता था, जिससे बाबर को सफलता मिलती थी। अब हम आपको बता दें कि पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ। इस युद्ध में शराब के कारण शराब पी के सैनिक लड़ रहा था, इसीलिए यह सफलता, सैनिक का मनोबल गिरने लगा और लास्ट में गोला बारूद फेंकना शुरू किया। तब इब्राहिम लोदी के पास जो 1.5 लाख सैनिक था, सारा सैनिक मारा गया और इब्राहिम लोदी भी मर गया। इसके साथ इनका दोस्त भी मारा गया, विक्रमजीत। अब जब विक्रमजीत मारा गया तो विक्रमजीत ग्वालियर के राजा थे। विक्रमजीत जब ग्वालियर के राजा थे तो बाबर इसके घर को बोला कि जाके इनका जितना भी सामान है सब लूट के लाइए। तो ग्वालियर जब पहुंचा तो इनका सारा सामान, खजाना उजाना लूट लिया हुमायूं। कौन लूट लिया? हुमायूं, इसका बड़ा बेटा। और हुमायूं ने जो ग्वालियर के राजा से लूटा था
इसी के पास था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा, और यही कोहिनूर हीरा कौन लेके आया था? तो कोहिनूर हीरा लेके आया हुमायूं। कौन लेके आया? हुमायूं। तो कोहिनूर हीरा लेके आया हुमायूं। कहां से? तो विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा लेके आया हुमायूं। उसके बाद जब ये इब्राहिम लोदी मर गया तो बैठक हुआ, और इब्राहिम लोदी मरने के बाद लास्ट में फिर दौलत खान, आलम खान और राणा सांगा तीनों से युद्ध किया है बाबर। तो दौलत खान को भी पराजित किया, राणा सांगा को भी पराजित किया और आलम खान को भी पराजित किया बाबर ने। और बाबर ने क्या किया? राणा सांगा ने बाबर को, जब पानीपत का युद्ध जीता तो बाबर को राणा सांगा ने 40,000, कितना हजार बोलते हैं? 40,000 चांदी का सिक्का दिया, है ना, यानी 40 मन चांदी का सिक्का किसको दे दिया? बाबर को। कौन? राणा सांगा। और ये सिक्का बाबर कहां किया? अफगानिस्तान में जाके गरीबों में सिक्का क्या किया? ये बांट दिया अफगानिस्तान में। इसीलिए अफगानिस्तान के लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दिया था। कलंदर की उपाधि बाबर को किसने दिया था? तो बाबर को कलंदर की उपाधि दिया था अफगानिस्तान के लोगों ने। इस तरह से अब देखिएगा, तो पानीपत का युद्ध जीत गया। उसके बाद अब राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। खानवा पड़ता है राजस्थान में, यही है खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ है। आगे जाइएगा तो यहीं आपका एक और लड़ाई हुआ, चंदेरी का युद्ध राजस्थान में। 1528 में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय को पराजित किया। मेदिनी राय की 2 बेटी का भी अपहरण कर लिया और अपना बेटा से शादी करा दिया। तो चंदेरी का युद्ध। उसके बाद गया बंगाल और बिहार। उस समय बिहार का शासक जो था, बिहार में लोदियों का शासन था, मोहम्मद लोदी। और मोहम्मद लोदी को 1529 में पराजित किया। घाघरा का युद्ध। कौन युद्ध हुआ यहाँ? घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी को पराजित किया। और बंगाल के शासक का नाम था नुसरत खान, और बंगाल को भी कब्जा किया उसने, और यहाँ के शासक नुसरत खान को पराजित किया। नुसरत खान को पराजित करने के बाद ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना साम्राज्य को बढ़ाया। उस व्यक्ति का क्या नाम था? बाबर था। और बाबर ने ये पूरा उत्तरी भारत पर लगभग कब्जा उसने कर लिया। तो बाबर लगभग उत्तरी भारत का जब कब्जा कर लिया तो दक्षिण भारत क्यों नहीं आया? क्या दक्षिण भारत को बाबर नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन दक्षिण भारत पर हमला उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर विजयनगर चल रहा था। और दक्षिण भारत में जब विजयनगर चल रहा, तो हमको बता दें कि विजयनगर का जो बाउंड्री लगता है तो इधर चल रहा था विजयनगर। तो इधर दक्षिण भारत में जो आप देख रहे हैं, इधर वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, तो इधर कौन था चल रहा था? इधर 2 शासक चल रहा था। 2 शासक में देखिएगा तो ऊपर वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला जो इलाका, यहां था बहमनी साम्राज्य। इधर था आपका बहमनी साम्राज्य। तो इधर जो चल रहा था, इधर था बहमनी साम्राज्य। और नीचे जो आप देख रहे हैं, तो नीचे जो था, है ना, ये नीचे वाला जो इलाका देख रहे हैं, ये था विजयनगर। इधर था विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, ये दोनों में टक्कर चल रहा था दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में बाबर के समय इधर विजयनगर था। और विजयनगर का एक राजा था। विजयनगर में तो 4 वंश होता है। विजयनगर की राजधानी कहाँ है? पहली राजधानी हम्पी, और विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा। तो विजयनगर का जो राजा था उसका नाम था कृष्णदेवराय। और इसी कृष्णदेवराय ने बहमनियों को उड़ा दिया अकेले पूरे बहमनी को समट के उड़ाया। गोलकुंडा के किला को उड़ा दिया, बीजापुर के किला को उड़ाया, गुलबर्गा के किला को उड़ाया। अकेले मारा आदिल शाह को, कुतुब शाह को, अहमद शाह को, पूरे बहमनियों को रौंद के उल्टा दिया। उस व्यक्ति का नाम था कृष्णदेवराय। इसीलिए कृष्णदेवराय को बाबर ने बोला है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम है कृष्णदेवराय। और इसका उल्लेख बाबर ने अपने किताब बाबरनामा में किया है। बाबरनामा पुस्तक तुर्की भाषा में लिखा गया, लेकिन बाद में इसका अनुवाद अकबर ने अपने दरबार में रख के अब्दुल रहीम खान ने बाबरनामा का अनुवाद किया था फारसी भाषा में। तो आपको बता दें कि कृष्णदेवराय को बाबर ने सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। तो इधर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में भयानक युद्ध चल रहा था। कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली राजा था क्योंकि कृष्णदेवराय को मदद करने वाला पुर्तगाली लोग था। पुर्तगाली यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। बारूद बम और घोड़ा पुर्तगालियों से कौन लेता था? तो कृष्णदेवराय रहता है। इसीलिए कृष्णदेवराय के शासन काल में जो पुर्तगाली आया था उसका नाम था डोमिगो प्यास, बारबोसा,
बारबोसा, डोमिंगो पियास बारबोसा, ये सब पुर्तगाली यात्री जो विजयनगर की यात्रा पर घूमने के लिए आया था, डोमिंगो पियास और बारबोसा। तो कहीं ना कहीं बाबर के साम्राज्य को, उत्तरी भारत तक इसने पूरा अपना साम्राज्य को जीत लिया और दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर पर छोड़ दिया भार। अब कहा जाता है कि इतना साम्राज्य जीतने के बाद भी बाबर का कुछ काम देखिएगा, तो बाबर ने कुछ कुछ काम किया है। अपना काम उसने किया, मस्जिद वगैरह बनाया। ध्यान दीजिए, बाबर, सबसे बड़ी बात है कि बाबर हर नदी को, जितने भी नदी है वो तैर कर पार किया है। तो बाबर ने, कहा जाता है कि बाबर ने गंगा नदी को 2 बार तैर के पार किया, बाबर सिंधु नदी को 4 बार तैर कर पार किया है। गंगा नदी को 2 बार और सिंधु नदी को 4 बार तैर कर पार करने वाला आदमी बाबर। कोई भी नदी में बेटा कूद जाता था बाबर, कोई भी नदी में कूद गया तैर के निकल जाता था, इसका अंदाज यही था। तो बाबर गंगा नदी को 2 बार, सिंधु नदी को 4 बार तैर के पार किया। अगला बात है कि बाबर बाग बगीचा लगाता था। बाग और बगीचा, इसने लगभग 800 बाग बगीचा काबुल में लगाया है, और इसने बाग बगीचा जो भारत में है, भारत में भी बाग बगीचा इसने लगाया है। और बाग बगीचा भारत में लगाया है आराम बाग, आराम बाग है, काबुली बाग है। आराम बाग आगरा में है, और इसी आराम बाग में बाबर बोला था कि अगर हम मर जाएंगे तो हमको इसी आराम बाग में दफनाना नहीं है, हमको दफनाइएगा काबुल में। तो इसका मकबरा बाबर का यहाँ है, लेकिन शेर शाह सूरी ने उखाड़ के ले गया था काबुल। अब बता दें कि इन बाग बगीचा में अधिकतर बाबर ने फलों के पेड़ लगवाते थे। फलों का पेड़ बाबर ने लगवाता था बाग बगीचा में, अमरूद फल, लीची वगैरह का फल लगाता था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि 4 बाग, तो 4 बाग लगाने का परंपरा कौन शुरू किया था? अकबर। तो कहीं भी क्वेश्चन मिस्टेक न कीजिएगा, 4 बाग पूछेगा तो अकबर, लेकिन बाग बगीचा पूछेगा तो बाबर। हर नदी को तैर के पार करता था बाबर, गंगा नदी को 2 बार, सिंधु नदी को 4 बार। आओ समझिएगा, बाबर जो थे, इसने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया, पानीपत मस्जिद का निर्माण किया। बाबरी मस्जिद, पानीपत मस्जिद का निर्माण कौन किया था? बाबर किया था, है ना। ये सब मस्जिद कौन बनवाया था? बाबर बनाया था। बाबर, कहा जाता है कि बाबर की जो मृत्यु हुआ, ये 1500 बाबर 30 में मर गए, है ना। बीमार हो गया था बाबर, और बीमारी के कारण बाबर मर गया। बाबर मरने के बाद अब अगला राजा बनेगा हुमायूं। जय हिंद।